हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त महेश कुमार। फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं वन मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेल कॉलमैन साइकिल और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। ओके फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज एन एयर रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन pressure limit of 1 bar and 4 bar. Okay, the temperature of the air entering the compressor is 5 degrees centigrade and entering the expansion cylinder is 30 degrees centigrade. The expansion follows the law Pb to the power 1.25 is equal to constant. The compression follows the law Pb to the power 1.35 is equal to constant. Take for air Cp equal to 1 kilojoule per kg Kelvin and Cv equal to 0.7 kilojoule per kg Kelvin. Find the followings: COP of the refrigerating cycle, and second, if air circulation through the system is 25 kg per minute, find the refrigeration capacity. Okay friends, this is the question given. Now first we will try to make one PV diagram of Bell Coleman cycle और एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल। जब आप यह ड्रॉ करेंगे तो प्रॉब्लम आपको ईजिली समझ में आने लगेगा। ओके, तो हम ड्रॉ करते हैं दिस पीवी डायग्राम ऑफ एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल, या हम कह सकते हैं बेल कोलेमन साइकिल। ओके फ्रेंड्स, हम जानते हैं क्या होता है इन प्रोसेस 1 to 2 जनरली आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है। 3 to 4 is isentropic process in the expander and 4 to 1 is the constant pressure heat addition process in the refrigerator। तो यहाँ से हीट एडिशन होगा एंड यहाँ पर क्या होगा, हीट रिजेक्शन होगा। ओके, डायरेक्शन इज समथिंग लाइक दिस 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक चीज़ दिया हुआ है या समझने की ज़रूरत है कि द एक्सपेंशन फॉलोज द लॉ पी बी टू द पावर 1.25 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, एंड कंप्रेशन फॉलोज पी बी टू द पावर 1.35 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग यह है फ्रेंड्स कि यह दिस प्रोसेस 1 to 2 इज इन द कंप्रेसर इज नॉट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, बिकॉज अगर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा तो क्या होगा, पी वी टू दी पावर गामा इजकल टू कॉन्स्टेंट होगा एंड गामा की वैल्यू कितना होता है 1.4। बट यहाँ पर इन प्रोसेस 1 to 2 में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, इट फॉलोज पी वी टू दी पावर 1.35 इजकल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर n की वैल्यू दिया हुआ है, इट इज़ नॉट अ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। फर्स्ट हमें अंडरस्टैंड करना है। ओके, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, n1 मान लेते हैं, बिकॉज दो अलग अलग इंडेक्स दिया हुआ है, तो हम मान लेते हैं दिस इज n1 इजकल टू 1.35। सिमिलरली प्रोसेस 3 to 4 इज इन द एक्सपेंडर में क्या दिया हुआ फ्रेंड्स, एक्सपेंडर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए एक्सपेंशन फॉलोज मीन्स एक्सपेंशन कहाँ पे होता है, एक्सपेंडर में होता है। तो एक्सपेंडर में कहाँ पे है, ये कौन सा फॉलो करता है, पी वी टू दी पावर 1.25 इजकल टू कॉन्स्टेंट। तो एक्सपेंडर में
या एक्सपेंशन में PV टू द पावर 1.25 है, एंड कंप्रेशन के केस में PV टू द पावर 1.35 इक्वल टू कांस्टेंट है। तो बोथ प्रोसेस इज नॉट आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमें यहाँ पर वैल्यू मिल जाएगा प्रोसेस 3 to 4 में N2 की वैल्यू मिल जाएगा 1.25। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे N1 की वैल्यू मिल गया, यहाँ से N2 की वैल्यू मिल गया। ओके, नाउ और डेटा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, प्रेशर लिमिट्स दिया हुआ है कि P1 लोअर प्रेशर 1 बार है, हायर प्रेशर 4 बार है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेटर कहाँ पे काम करता है, रेफ्रिजरेटर कहाँ पे काम करता है, लोअर प्रेशर पे काम करता है, तो दिस P1 इक्वल टू 1 बार। ओके, हायर प्रेशर पे कितना, हायर प्रेशर पे क्या काम करता है फ्रेंड्स, हीट एक्सचेंजर काम करता है, इसका जो है वैल्यू दिया हुआ है 4 बार। इसका मतलब यह हुआ कि P3 इक्वल टू P2 बिकॉज कांस्टेंट प्रेशर, एंड P4 इक्वल टू P1 इक्वल टू 1 बार। ओके, सो दिस इज ऑल्सो एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके फ्रेंड्स, तो हमें बहुत सारे डेटा मिल गया है। यहाँ पर 1 to 2 में क्या है 1.35 इक्वल टू कांस्टेंट, एंड यहाँ पर 3 to 4 में 1.25 इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, गेटिंग। और क्या डेटा दिया हुआ है फ्रेंड्स, हाँ, एयर इंटरिंग द कंप्रेसर इक्वल टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इंट्री कहाँ पे होता है, 0.1 पर इंट्री होता है, एंड इंटरिंग इन द एक्सपेंशन सिलेंडर। तो एक्सपेंशन सिलेंडर में कहाँ पे इंट्री होता है, 0.3 पर होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोसेस 4 to 1 इज इन द रेफ्रिजरेटर। तो यह इसका आउटलेट है, आउटलेट है तो क्या होगा, कंप्रेसर का इनलेट पॉइंट है। तो यहाँ पर टेम्परेचर दिया हुआ है T1 का 15 डिग्री सेंटीग्रेड, करेक्ट ना, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, एंड एक्सपेंशन पर क्या दिया है, इंट्री एट एक्सपेंशन का क्या मीनिंग है, यहाँ पर क्या होगा, इंट्री होगा, इस पॉइंट पर इंट्री होगा 0.3 पर। तो T3 की वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड्स, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, हाँ करेक्ट, 30 डिग्री सेंटीग्रेड यह वैल्यू हमें मिल गया। ओके, तो हम क्या करेंगे, टेम्परेचर T1 को कन्वर्ट कर लेंगे एब्सोल्यूट टेम्परेचर में, 273 + 15 इक्वल टू 288 केल्विन, एंड टेम्परेचर एट 0.3 कितना है, 273 + 30 इक्वल टू 303 केल्विन। ओके, तो हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर में कन्वर्ट कर लिया। नाउ फ्रेंड्स, हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, अगेन देख लेते हैं, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग साइकिल फाइंड करना है, एंड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हमें फाइंड करना है, आपको यह कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, कोशिश करना है कि हमें सभी पॉइंट्स पर टेम्परेचर फाइंड हो जाए। अगर आपने यह फाइंड कर लिया तो आप प्रॉब्लम को ईजिली सॉल्व कर लेंगे। लाइक अगर हम इसको ऐसे करें, यहाँ से ऐसे लिख दें, टेम्परेचर हमें फाइंड करना है T2, T3 एंड T4। हम इसको एक जगह लिख देंगे। T1 का कितना है, 288 केल्विन है, T2 नहीं पता है, T3 की वैल्यू कितना है, 303 केल्विन है। हमें T2 एंड T4 की वैल्यू फाइंड करना है। ओके फ्रेंड्स, अगर हमने सभी पॉइंट्स पर टेम्परेचर फाइंड कर लिया तो प्रॉब्लम को हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना है। नाउ हमें क्या करना है फ्रेंड्स, टेम्परेचर एट 0.2 फाइंड करना है। ओके, एंड टेम्परेचर एट 0.4 फाइंड करना है, आपको यह ध्यान देना है। अब देखिए, प्रोसेस 1 to 2 इज द, हम कह सकते हैं कि इट इज़ फॉलोइंग PV टू द पावर 1.35 इक्वल टू कांस्टेंट लॉ। ओके, तो हम जानते हैं फ्रेंड्स
कि आइसेंट्रॉपी के केस में क्या फार्मूला होता है, T2/T1। अगर हम प्रोसेस की बात करें, प्रोसेस इक्वल टू 1 to 2, तो यह क्या होता है फ्रेंड्स, P2/P1 टू द पावर गामा माइनस 1/गामा। सिंस this process is not isentropic process means it is polytropic process. Okay, polytropic process. ओके फ्रेंड्स, तो इस केस में भी फॉर्मूला जो है वह सेम होता है। तो मैं कहने का मतलब यह है कि अगर यह इस लॉ को भी फॉलो कर रहा है तो हम सेम फार्मूला यूज करेंगे, बट चेंजेस क्या रहेगा, हमारा इंडेक्स चेंज हो जाएगा। इंडेक्स में क्या आ जाएगा, दिस n1 माइनस 1/n1, बिकॉज हमने क्या किया है, n1 इक्वल टू 1.35 लिया है फॉर द कंप्रेशन केस एंड n2 इक्वल टू 1.25 फॉर एक्सपेंशन केस दिया हुआ है। ओके, तो बस यह वैल्यू हमें n की वैल्यू चेंज हो जाएगा, बाकी फार्मूला में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसीलिए मैं बताया कि आइसेंट्रोपिक केस के लिए क्या फार्मूला है। ओके, सेम फार्मूला फॉलो होगा, बट ओनली n की वैल्यू चेंज हो जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें पता है P2 की वैल्यू कितना है, 4 बार है, P1 की वैल्यू कितना है, 1 बार है। ओके, टू द पावर 1.35 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.35, तो यह वैल्यू आ जाएगा फ्रेंड्स। हाउ मच इट विल कम, आप सॉल्व कीजिए और फाइंड कीजिए कितना आएगा। यह आएगा 1.432 आएगा। तो यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे T2 की वैल्यू, बिकॉज T2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, हम T1 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.432 में, तो कितना आ जाएगा, T1 की वैल्यू कितना है, 288 इंटू 1.432, इट विल गिव फ्रेंड्स 412.55 केल्विन। ओके, 412.55 केल्विन। तो हमने T2 की भी वैल्यू फाइंड कर लिया, कितना, 412.55 केल्विन। अब हमें फाइंड करना है T4 की वैल्यू। T4 कहाँ पे आता है, प्रोसेस 3 to 4 में आता है, एक्सपेंडर प्रोसेस में आता है। तो अगेन हम कहाँ चलेंगे, प्रोसेस 3 to 4, इसमें क्या फॉलो हो रहा है, PV टू दी पावर 1.25 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यह रूल फॉलो हो रहा है। तो सिमिलरली हम क्या कर लेंगे, T3/T4 इक्वल टू P3/P4 टू द पावर n2 माइनस 1/n1, सॉरी n2, ओके, n2 माइनस 1/n2 कर देंगे तो आ जाएगा। अगेन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर P3 इक्वल टू P2 है 4 बार, एंड P1 इक्वल टू P4 इक्वल टू 1 बार है। तो सेम आ जाएगा यहाँ पर भी 4 डिवाइड बाई 1 टू द पावर 1.25 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.25। तो इसका वैल्यू कितना होगा, अगर हम फाइंड करते हैं तो इट इज़ कमिंग 1.319। तो फ्रेंड्स हमें T3/T4 कितना आ गया, 1.319। हमें किसका वैल्यू फाइंड करना है, T4 की वैल्यू फाइंड करना है। T3 की वैल्यू क्या हुआ है फ्रेंड्स, दिया हुआ है, यहाँ पर T3 की वैल्यू दिया हुआ है, तो हम T4 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कितना हो जाएगा, यहाँ से जो T4 की वैल्यू होगा वो 303 डिवाइड बाई 1.319, जब हम डिवाइड करेंगे तो इट विल कम 229.71, ओके, केल्विन। तो हमारा मिल गया, T4 की भी वैल्यू मिल गया 229.71 केल्विन। ओके,
तो हमने आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया, आधा से ज़्यादा भी कह सकते हैं। ओके, तो हमें यह मिल गया यहाँ से। नाउ अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटिंग साइकिल। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम है COP ऑफ रेफ्रिजरेटिंग साइकिल। ओके, हम जानते हैं फ्रेंड्स COP क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाय वर्क इनपुट होता है। अब इस केस में वर्क इनपुट कैसे फाइंड करेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैसे फाइंड करेंगे। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है वह हीट एब्जॉर्ब्ड के इक्वल होता है। तो यह कितना हो जाएगा, हीट एब्जॉर्ब इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर Cp इंटू टेम्परेचर T1 माइनस T4। ऐसा क्यों, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब कहाँ हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है इन द प्रोसेस 4 to 1। तो 1 पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा एंड 4 पर कम होगा, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होगा। तो एंथैल्पी एट 0.1 माइनस एंथैल्पी एट 0.4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Cp इज द कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू ये कह सकते हैं T1 माइनस T4, बिकॉज H1 इजकल टू क्या हो जाएगा, CpT1 एंड H4 इजकल टू CpT4। एंथैल्पी एट 0.1 माइनस एंथैल्पी एट 0.4। हमें Cp की वैल्यू पता है फ्रेंड्स, Cp की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 1 किलो जूल पर kg केल्विन। ओके, एंड हमने फाइंड कर लिया है T1 माइनस T4, T1 की वैल्यू पता है, T4 की वैल्यू पता है, तो हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे Cp इजकल टू 1। T1 की वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, हमने फाइंड किया है 288 एंड T4 की वैल्यू है 229.71। ओके, तो कितना हो जाएगा, 288 माइनस 229.71 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, यह वैल्यू मिलेगा फ्रेंड्स 58.28। इसका यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर केजी। ओके, किलो जूल पर पेजी, क्योंकि हमने मास से डिवाइड नहीं किया है। यह रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमें देगा किलो जूल पर केजी में, ये इसको ध्यान देना है, यूनिट का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, कि जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, यह क्या हो जाएगा 28 किलो जूल पर केजी। ओके, हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल गया। नाउ वर्क इनपुट हमें फाइंड करना है, अगर यह मिल गया तो हम COP फाइंड कर लेंगे। वर्क इनपुट क्या होता है, इन द कंप्रेसर माइनस एक्सपेंडर, यही होगा नेट वर्क डन। कंप्रेसर वर्क क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं इंडेक्स के टर्म में तो क्या हो जाएगा, N1 अपान N1 माइनस 1 P2 V2 माइनस P1 V1, यह फार्मूला होता है, आप देखिएगा इसको। सिमिलरली एक्सपेंडर के केस में क्या होता है, एक्सपेंडर के केस में यह हो जाएगा N2 अपान N2 माइनस 1 P3 V3 माइनस P4 V4, ऐसे करके आता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे लिख सकते हैं PV को क्या लिख सकते हैं, MR, PV इक्वल टू MRT होता है। अगर हम पर लेते हैं, पर केजी लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यह हाँ, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं PV इक्वल टू RT MRT होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, PV इक्वल टू MRT होता है ना, तो दिस इज गैस लॉ। ओके, आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इक्वल टू MRT, प्रेशर वॉल्यूम मास गैस कांस्टेंट
एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख सकते हैं दिस N1 - 1, इसको हम इस टर्म लिख सकते हैं MR दिस T2 - T1। क्या होता है फ्रेंड्स कि यह क्या हो जाएगा P2 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट, तो यह क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा एंड P1 V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा MR T1 हो जाएगा। तो MR दोनों में कॉमन ले लिया मैंने, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा N2 अपान N2 - 1 दिस MR T3 - T4, करेक्ट। इस फार्मूला को आप रिमेंबर भी रख सकते हैं फ्रेंड्स। अब आइए इसमें समझते हैं और क्या है। हम इसको लिख सकते हैं वर्क इक्वल टू क्या मैंने बताया N1 इक्वल टू N1 - 1 MR, इसको ऐसे लिख देंगे, यहाँ से इसको हटा देते हैं। W इक्वल टू N1 अपान N1 - 1 MR दिस T2 - T1 माइनस एक्सपेंडर वर्क N2 अपान N2 - 1 दिस MR T3 - T4। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ M/R। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए यह जो है मास से डिवाइडेड है, बोथ केस में मास डिवाइडेड है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको हम मास को हटा देंगे, यहाँ से पर केजी ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा यह किलो जूल। जब पर केजी लेंगे तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर वेट डिवाइड बाई मास कर देंगे तो हमारा आ जाएगा। ओके, हम इसलिए निकाल रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पर केजी, बिकॉज हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो है वह किलो जूल पर केजी में दिया हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ से भी मास को हटाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप कंफ्यूज हो जाएंगे या क्वेश्चन को गलत कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, यूनिट हमारा सेम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो COP है वह रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट है। तो यहाँ पर यह किलो जूल पर केजी में हमने कैलकुलेट किया है, तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी वह किलो जूल पर केजी होगा। अगर हम मास यहाँ पर टर्म है तो मास से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलो जूल में आ जाएगा, किलो जूल पर केजी नहीं होगा। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जो वर्क इनपुट है पर केजी ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, पर केजी ले लेंगे, वर्क इनपुट पर केजी। यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। गैस कांस्टेंट दोनों केस में कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, माइनस दिस N2 अपान N2 - 1 दिस R वैल्यू इंटू T3 - T4। ओके, R की वैल्यू कितनी होती है, R इज़ द गैस कांस्टेंट और यह वैल्यू होता है Cp - Cv फॉर आइडियल गैस। Cp की वैल्यू कितना है 1 है, Cv की वैल्यू कितना है 0.7 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर यह Cv की वैल्यू 0.7 किलो जूल पर केजी केल्विन दिया हुआ है, तो हम इसको ले लेंगे यहाँ से। तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 0.7 इक्वल टू 0.3 किलो जूल पर केजी केल्विन, यह वैल्यू हो जाएगा R का। ओके, N1 N2 की वैल्यू हमें पता है, N1 की वैल्यू कितना है 1.35, N2 की वैल्यू कितना है 1.25। टेम्परेचर T2 की वैल्यू पता है, T1 की वैल्यू पता है, T3 की वैल्यू पता है, T4 की वैल्यू पता है। जब हम इन सभी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यह वैल्यू हो जाएगा 1.35 माइनस 1.35
-1। आर की वैल्यू कितनी है 0.3। टेम्परेचर T2 की वैल्यू कितना है फ्रेंड्स, हमने फाइंड किया है 412.55 -288। T1 की वैल्यू 412.55, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 412.55 -288। अगेन माइनस कर देंगे, यहाँ पर कितना है N1 N2 की वैल्यू कितना है 1.25 डिवाइड बाई 1.25 -1 इंटू 0.3। T4 माइनस T3, सॉरी T3 माइनस T4। T3 की वैल्यू कितना है 303 है एंड T4 की वैल्यू है 229.71। तो यह वैल्यू पुट कर देंगे फ्रेंड्स 303 माइनस 229.71। ओके, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स तो क्या वैल्यू आएगा, जब हम सॉल्व करेंगे तो वर्क इनपुट पर केजी के टर्म में हमारे पास आ रहा है, यह आ जाएगा फ्रेंड्स 34.196। आपको यह सॉल्व करना चाहिए फ्रेंड्स, सॉल्व करके देखेंगे तो आपको यह वैल्यू इतना मिलेगा 34.196। तो हमने फाइंड कर लिया है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पता चल गया है। तो COP क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है, हमने कितना कैलकुलेट किया है फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहाँ पर है, ओहो ये रहा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 58.4248, सॉरी 28, 58.28, 58.28 is the refrigeration effect and work input is equal to 34.196। यह आएगा फ्रेंड्स 1.704। तो COP की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 1.704। ओके, गेटिंग फ्रेंड्स, यह होता है, यह COP की वैल्यू होगा। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज दैट, सेकेंड पॉइंट में हमें क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, यह फाइंड करना है इफ़ एयर सर्कुलेटेड थ्रू द सिस्टम इज़ 25 kg पर मिनट। यहाँ पर हमें मास की वैल्यू दे दिया है, यहाँ पर हमें मास की वैल्यू दिया है कितना 25 kg पर मिनट। फाइंड द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम। ओके, हम जानते हैं फ्रेंड्स कि रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी होता क्या है, पहले इसको फाइंड करना है। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी यह होता क्या है, यह होता है मास फ्लो रेट इनटू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट। ओके, यह क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेटिंग कितना यह इफेक्ट कर रहा है, मतलब कितना जो है हमारा हीट एब्जॉर्ब्ड हो रहा है। तो यह वैल्यू पता है हमें, रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की वैल्यू पता है। मास फ्लो रेट दिया हुआ है 25 kg पर मिनट में दिया है, यहाँ पर 25 क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर जो है वह 25 kg पर मिनट में दिया हुआ है। हम पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, मिनट को जब हम सेकंड में करेंगे तो 60 सेकंड होगा। इनटू रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट की वैल्यू कितना है 58.28, 58.28 से हम कर देंगे तो यह वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यह आएगा 24.28, 24.28 आएगा। तो यह हो जाएगा क्या, किलोवाट। रेफ्रिजरेटिंग कैपेसिटी कितना हो जाएगा 24.28 किलोवाट, बिकॉज हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा ओके फ्रेंड्स, इसका यूनिट हो जाएगा, देख लीजिए
किलो जूल पर केजी इंटू केजी पर सेकेंड। सो क्या आ जाएगा, किलो जूल पर सेकेंड इजकल टू किलो वाट। ओके, हम इसको ऐसे भी टर्म में लिख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में भी हम इसको लिख सकते हैं। कितना टन ऑफ रेफ्रिजरेशन होगा, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी तो हमने फाइंड कर लिया 24 पॉइंट हाउ मच 24.28, ओके 28 किलो वाट। दिस इज द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इन द किलो वाट टर्म। हम चाहते हैं इसे टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में भी कन्वर्ट कर दें, तो वो कैसे होगा, हम जानते हैं फ्रेंड्स 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू कितना होता है 3.5 किलो वाट। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3.5 किलो वाट इक्वल टू 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितना है 24.28 किलो वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 3.5 इंटू 24.28, तो इट विल कम समथिंग अराउंड 6.9 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। ओके, तो हम इसको टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इक्वल टू दिस मच। होप आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। एक जगह डाउट आ रहा था, क्या डाउट आ रहा था फ्रेंड्स, कि यहाँ पर कंप्रेसर वर्क कितना होता है एंड एक्सपेंडर वर्क कितना होता है, जो मैंने डायरेक्टली लिख दिया था यहाँ पर। कंप्रेसर वर्क क्या होता है, एक्सपेंडर वर्क क्या होता है, मैं थोड़ा सा इस पर बस एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड्स। क्या होता है कि जब हम डेरिवेट करते हैं कंप्रेसर वर्क कितना होता है ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, तो इसको हम इस टर्म में लिखते हैं n/n-1 P2 V2। अगर कोई प्रोसेस है यहाँ पर कंप्रेस हो रहा है फ्रॉम 1 to 2, अगर कंप्रेस हो रहा है तो यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो प्रेशर एंड वॉल्यूम होगा ये, और यहाँ पर जो प्रेशर एंड वॉल्यूम होगा तो उसको हम ले लेंगे। सो दिस इज़ द कंप्रेसर वर्क। ओके, यहाँ पर है ना, तो केवल इतना ही होगा, दिस इज़ द कंप्रेसर वर्क। ओके फ्रेंड्स, नेट ये हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1। ओके, इसी तरह एक्सपेंडर वर्क क्या हो जाएगा, क्योंकि ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के केस में क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा P3 V3। यह निगेटिव में होगा, अगर एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव में हम ले लेंगे, अदरवाइज इसको हम ऐसे लिखना होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा P4, जब निगेटिव अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा P4 V4 माइनस P3 V3। ओके, इसको हम टेम्परेचर फॉर्म में भी लिखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था। टेम्परेचर फॉर्म में कैसे हो जाएगा, यह हो जाएगा MR T2 माइनस T1। सिमिलरली यह कंप्रेसर हो जाएगा, एक्सपेंडर के केस में क्या हो जाएगा n/n-1, यहाँ पर हो जाएगा क्या M इंटू R T3 माइनस T4, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।